श्वेता चौहान है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान राजकीय महाविद्यालय बाबू। आज हम कंपटीशन की दृष्टि से, प्रतियोगिता की दृष्टि से और अपनी क्लास की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है भारतीय संविधान और उसमें दिए गए मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में राजनीति विज्ञान के अलावा जितने भी विषयों के स्टूडेंट्स हैं उन सबको ज्ञान होना चाहिए। सबसे पहला प्रश्न यही उठता है कि आखिरकार अधिकार होते क्या हैं। अधिकार वह परिस्थितियां होती हैं जो कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए अपना विकास करने के लिए जरूरी होती हैं, और जब ये परिस्थितियां, विकास की ये परिस्थितियां नागरिकों को राज्य के द्वारा प्रदान की जाती हैं तो ये अधिकार मौलिक अधिकार कहलाते हैं। वर्तमान समय लोकतांत्रिक राज्यों का समय है। अधिकतर राष्ट्र जो हैं वहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं स्थापित हैं, और लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ही ये है कि वहाँ सभी नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं। यदि हम संघवादी व्यवस्थाओं की बात करें, एकात्मक शासन व्यवस्थाओं की बात करें, लेकिन जनता का शासन जो होता है वो प्रत्येक लोकतांत्रिक व्यवस्था में स्थापित होता है, और मौलिक अधिकार उसका आधारभूत सिद्धांत है। तो आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं वे क्या हैं और कैसे इनकी व्यवस्था भारतीय संविधान में की गई। सबसे पहले आप लोगों के लिए ये जानना जरूरी है कि मौलिक अधिकार जो हैं वो भारतीय संविधान में कहाँ से लिए गए हैं, क्योंकि भारतीय संविधान जो है वो एक विकसित संविधान ना होकर एक निर्मित संविधान है, और भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की जो व्यवस्था है वो अमेरिका के संविधान से ली गई है। तो भारतीय संविधान के निर्माता जब संविधान का निर्माण कर रहे थे तो उस समय सबसे प्रमुख चुनौती उनके सामने जो थी वो ये थी कि किस तरीके से भारतीय शासन व्यवस्था में जनता की भागीदारी को सुनिश्चित किया जाए, और ये कार्य उन्होंने अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान में स्थान देकर किया। तो सबसे पहले भारतीय संविधान के अध्याय 3 में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था दी गई है। जब भारत आजाद हुआ तो भारतीय लोगों को शासन में भागीदारी देने के लिए, जनता के शासन को स्थापित करने के लिए और लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए मौलिक अधिकारों को दिया गया। मौलिक अधिकारों की जो व्यवस्था है वो अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 32 तक जो है वो दी गई है, जिसमें सबसे पहले हमारा आता है समानता का अधिकार। समानता का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 14 से 18 तक भारतीय संविधान में दिया गया है। अनुच्छेद 14 में जो समानता दी गई है वो दी गई है कानून के समक्ष समानता, और ये दो अनुच्छेदों में बांटी गई है, अनुच्छेद 14(1) और अनुच्छेद 14(2) में। तो अनुच्छेद 14(1) जो है वो कानून के समक्ष समानता की बात करता है, और अनुच्छेद 14(2) जो है वो कानून का समान संरक्षण की बात करता है। अनुच्छेद 14(1) में जो कानून के समक्ष समानता कही गई है उसका मुख्य आधार ये है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वे किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी लिंग का हो, वो सभी कानून के समक्ष समान है। कानून किसी भी प्रकार का भेदभाव जो है वो किसी के साथ भी नहीं करता है। यदि किसी ने समान रूप से अपराध किया है, एक जैसा अपराध किया है, तो चाहे वो किसी भी लिंग का हो, किसी भी वर्ण का हो, उसे सजा समान रूप से ही दी जाएगी। अनुच्छेद 14(2) जो है वो कानून का समान संरक्षण प्रदान करता है। कानून के समान संरक्षण का अर्थ ये है कि प्रत्येक व्यक्ति को ये अधिकार है कि अगर यदि उसे लगता है कि उसके अधिकारों का हनन हुआ है या उसके साथ कोई अन्याय हुआ है तो वो कभी भी न्यायालय जाकर न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है और अपने लिए न्याय की अपील कर सकता है। तो ये जो दो हमने अनुच्छेद 14(1) और अनुच्छेद 14(2) पढ़ा, ये कानून के समान समक्ष समानता को स्थापित करते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है अनुच्छेद 15।
अनुच्छेद 15 जो है वो सामाजिक समानता की बात करता है। भारत जो है वो कई समय से सामाजिक असमानता जो भारत के समाज में है वो देखने को मिलती रही है। इसलिए भारत में सामाजिक असमानताओं को दूर करने के लिए जो जाति, धर्म, वर्ण, लिंग आदि के आधार पर पाई जाती थी, अनुच्छेद 15 को स्थापित किया गया है। और इसके अंतर्गत ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि भारत में किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी व्यक्ति या राज्य जो है वो जाति, धर्म, वर्ण, रंग, लिंग आदि के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 16 जो है वो आर्थिक समानता की बात करता है। इसके अंतर्गत ये स्पष्ट रूप से लिखा गया है संविधान में कि भारत के प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुरूप सरकारी नौकरियों में स्थान पाने का पूर्ण रूप से अधिकार है। लेकिन इसमें सापेक्ष समानता के सिद्धांत को स्थापित नहीं किया गया है। इसमें योग्यता को इसका आधार बनाया गया है और प्रत्येक व्यक्ति जिस पद के योग्य है उसे उसको प्राप्त करने का पूर्ण रूप से अधिकार है। अनुच्छेद 17 जो है वो अनुच्छेद 15 का सब्स्टिट्यूट आर्टिकल हम कह सकते हैं, क्योंकि सामाजिक समानता को स्थापित करने में अनुच्छेद 17 की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। अनुच्छेद 17 जो है वो अस्पृश्यता का अंत करता है। अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत। भारतीय समाज में काफी लंबे समय तक जो है जातियों के आधार पर छुआछूत की प्रथा विद्यमान रही। इस प्रथा को समाप्त करने के लिए अनुच्छेद 17 को स्थापित किया गया और संविधान के अनुसार यह कानून बना दिया गया कि कोई भी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के साथ किसी भी आधार पर छुआछूत का व्यवहार नहीं कर सकता। यदि वो ऐसा करता है तो उसे कानून के अनुरूप दंडित करने का प्रावधान भारतीय संविधान करता है। इसके बाद आता है अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत करता है। उपाधियों के अंत का मतलब ये है कि जब हमारे यहाँ ब्रिटिश शासन था तो ब्रिटिश शासकों द्वारा जो उनके चाटुकार होते थे उनको कुछ विशिष्ट उपाधियां दे दी जाती थी। लेकिन जब भारत स्वतंत्र हुआ तो समानता को स्थापित करने के लिए इन उपाधियों का अंत कर दिया गया। जैसे उदाहरण के लिए महाराजा अधिराज, सर की उपाधि देना, ये सारी उपाधियां जो है ब्रिटिशर्सों द्वारा जो है वो भारतीयों को दी जाती थी। और कहीं ना कहीं ये सोचा गया कि शायद इन उपाधियों को धारण करने वाला व्यक्ति अपने आप को समाज के अन्य वर्गों से अलग और उच्च वर्ग समझता है, इसलिए भारतीय संविधान में इन उपाधियों का भी पूर्ण रूप से अंत कर दिया गया। केवल शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में जो है इन उपाधियों को बनाए रखा गया है। तो इस तरीके से भारतीय संविधान में अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक जो है समानता का अधिकार दिया गया है। अब हम चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट अनुच्छेद पर, जो कि है अनुच्छेद 19 से 22, जिसमें स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान में सभी नागरिकों को दिया गया है। जब भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था तो अनुच्छेद 19 में आरंभ में नागरिकों को 7 स्वतंत्रताएं दी गई थी, लेकिन बाद में 44वें संशोधन के द्वारा उनकी इन 7 स्वतंत्रताओं में से जो 7वीं स्वतंत्रता थी संपत्ति का अधिकार, उस स्वतंत्रता को हटा दिया गया मौलिक अधिकारों में से और उसे संविधान के अनुच्छेद 300 में एक कानूनी अधिकार के रूप में स्थापित कर दिया गया। तो स्वतंत्रता के अधिकार में सबसे पहले आता है अनुच्छेद 19। इसका नाम ही है स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें आपको 6 प्रकार की जो है स्वतंत्रताएं दी गई हैं, जिनमें भाषण, अभिव्यक्ति, विचार अभिव्यक्ति और प्रेस की स्वतंत्रता को दिया गया है। भारतीय संविधान जब बनाया जा रहा था तो क्योंकि मैंने जैसे पहले भी कहा कि हम 200 वर्षों से अधिक समय तक ब्रिटिशर्स के राज में रहे, उनके अधीन रहे और उनके सम्मुख हमें अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी।
इसलिए भारतीय संविधान में सबसे पहले स्वतंत्रता के अधिकार में जो स्वतंत्रता रखी गई वो रखी गई विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ ये होता है कि प्रत्येक व्यक्ति को ये अधिकार है कि वो अपने विचारों को किसी भी माध्यम से सबके सम्मुख रख सके। इस स्वतंत्रता को पूर्ण करने के लिए ही इसमें प्रेस की स्वतंत्रता को भी शामिल किया गया, क्योंकि व्यक्ति अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के जिन साधनों का प्रयोग करता है वो साधन क्या होते हैं? पत्र पत्रिकाएं होती हैं, समाचार होते हैं, समाचार पत्र होते हैं, रेडियो होता है, टेलीविजन होता है। तो इन माध्यमों के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति अपनी बात को सरकार के सम्मुख रखने के लिए स्वतंत्र बनाया गया है। लेकिन इसमें एक प्रतिबंध ये लगाया गया है कि यदि कोई व्यक्ति ऐसे विचारों का प्रचार प्रसार करता है, ऐसे विचारों को अभिव्यक्त करता है जो कि भारत की एकता एवं अखंडता के लिए, भारत राष्ट्र की प्रभु संपन्नता के लिए हानिकारक होते हैं, तो उसकी इस स्वतंत्रता को प्रतिबंधित किया जा सकता है। दूसरा है सभा करने की स्वतंत्रता। सभा करने की स्वतंत्रता का अर्थ ये है कि किसी भी शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए या अपने विचारों के संबंध में जनता को जागरूक करने के लिए कोई भी व्यक्ति जो है वो कुछ अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर सभा कर सकता है। लेकिन ये सभा कैसी होनी चाहिए? बिना हथियारों की होनी चाहिए, और इस सभा का उद्देश्य भारत की अस्मिता को खतरा पहुंचाना नहीं होना चाहिए। यहाँ पर भी वही प्रतिबंध सेम लागू होता है कि अगर आपका सभा करने का उद्देश्य भारत की अखंडता को तोड़ना है तो आपकी इस स्वतंत्रता को भी यहाँ पर प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। तीसरा है संघ बनाने की स्वतंत्रता। इसका तात्पर्य ये है कि आप अपने विचारों से मिलते जुलते किसी संघ में शामिल हो सकते हैं या एक नए संघ का निर्माण कर सकते हैं। एक छोटा सा उदाहरण मैं आप लोगों को दूंगी। राजनीतिक दल, राजनीतिक दल भी क्या है? एक संघ का उदाहरण है। संघ का मतलब होता है जिसमें कई व्यक्ति आपस में मिलते हैं और एक संगठन का निर्माण करते हैं। तो आपके विचार जिस भी संघ से मिलते जुलते हैं, चाहे वो सामाजिक संघ हो, चाहे वो आर्थिक संघ हो, चाहे वो राजनीतिक संघ हो, आप उसका सदस्य बन सकते हैं या नए संघों का निर्माण कर सकते हैं। इस पर भी यही प्रतिबंध लगाया गया है कि अगर आपके संघ का उद्देश्य देशद्रोही है, देश के एकता को तोड़ना सुनिश्चित करता है या किसी प्रकार का सांप्रदायिक माहौल खराब करता है, तो आपकी इस स्वतंत्रता को भी प्रतिबंधित किया जा सकता है। नेक्स्ट इसमें स्वतंत्रता जो दी गई है वो दी गई है निवास की स्वतंत्रता। निवास की स्वतंत्रता का अर्थ यह है कि आप भारतीय सीमा के अंतर्गत आने वाले किसी भी क्षेत्र में बस सकते हैं। आपको बसने की स्वतंत्रता दी गई है। जब तक अनुच्छेद 370 लागू था तब तक जम्मू और कश्मीर में ये स्वतंत्रता जो है वो सब पर लागू नहीं होती थी, क्योंकि उस समय केवल वहाँ के मूल निवासी को ही वहाँ पर निवास बनाने की स्वतंत्रता थी। लेकिन अब क्योंकि अनुच्छेद 370 को हटा दिया गया है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति जो है वो जम्मू कश्मीर और भारत के अन्य किसी भी क्षेत्र में जाकर निवास कर सकता है, अपना घर बना सकता है। लेकिन अगर आपका इसका उद्देश्य भी भारतीय एकता एवं अखंडता को खंडित करना है तो आपकी इस स्वतंत्रता को राज्य जो है प्रतिबंधित कर सकता है। नेक्स्ट स्वतंत्रता इसमें जो दी गई है वो दी गई है भ्रमण की स्वतंत्रता। भ्रमण की स्वतंत्रता यानी घूमने फिरने की स्वतंत्रता। घूमने फिरने की स्वतंत्रता का मतलब ये है कि आप भारत राज्य क्षेत्र की सीमाओं के अंतर्गत कहीं भी निर्बाध रूप से यानी कोई बिना किसी बाधा के आ जा सकते हैं। जैसे आप लोग छुट्टियां पड़ती हैं तो घूमने जाते हैं, कोई दिल्ली जाता है, कोई मुंबई जाता है, कोई गुजरात जाता है, तो भारत राज्य क्षेत्र की सीमा के अंतर्गत आप जो हैं बिना किसी बाधा के इधर उधर घूम सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी सेम वही प्रतिबंध लागू किया गया है कि आपके भ्रमण की जो स्वतंत्रता दी गई है या आपका जो भ्रमण का उद्देश्य है वो किसी भी तरीके से संविधान के प्रतिकूल नहीं होना चाहिए, देश भावना के प्रतिकूल नहीं होना चाहिए। इसका एक छोटा
छोटा सा उदाहरण मैं देती हूँ। अब तो राम मंदिर का जो मुद्दा है वो हल कर दिया गया है, लेकिन जब राम मंदिर का मुद्दा बहुत जोरों पर चल रहा था तो भाजपा के जो उस समय अध्यक्ष थे लालकृष्ण आडवाणी, उन्होंने रथ यात्रा निकाली थी पूरे भारत में इसके पक्ष में समर्थन जुटाने के लिए। तो बिहार के उस समय मुख्यमंत्री जो थे वो लालू प्रसाद यादव थे, और उन्होंने ये कह दिया था कि अगर आडवाणी जी को उन्होंने प्रतिबंधित कर दिया था बिहार में आने से, और ये कहा था कि अगर रथ यात्रा आडवाणी जी यहाँ लेकर आएंगे तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। क्यों कर लिया जाएगा? क्योंकि उनका ये कहना था कि इससे यहाँ का जो सांप्रदायिक माहौल है वो क्या हो सकता है, खराब हो सकता है। तो ऐसी परिस्थितियों में अगर किसी राज्य ने आपको अपने यहाँ आने से प्रतिबंधित नहीं किया है, तब आप किसी भी राज्य क्षेत्र में जाकर भारत की सीमाओं के अंतर्गत भ्रमण कर सकते हैं। अंत में जो आपकी स्वतंत्रता आती है वो आती है व्यवसाय की स्वतंत्रता। व्यवसाय की स्वतंत्रता का मतलब यह है कि आप अपनी रुचि के अनुसार किसी भी प्रकार का आर्थिक व्यवसाय अपना सकते हैं, अपने जीविकोपार्जन का साधन अपना सकते हैं। लेकिन अगर आपका व्यवसाय तस्करी से संबंधित है, चोरी से संबंधित है, डकैती से संबंधित है, या किसी भी गैर कानूनी व्यवसाय से संबंधित है, तो आपके इस अधिकार को भी प्रतिबंधित किया जा सकता है। इस तरीके से भारतीय संविधान में जो है हमें 19 के अंतर्गत 6 जो है वो मौलिक स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं। जब भारतीय संविधान बना था तो इसमें 7वीं स्वतंत्रता संपत्ति का अधिकार था। संपत्ति के अधिकार का मतलब ये था कि व्यक्ति को अपनी संपत्ति को सुरक्षित रखने का अधिकार है। अब प्रश्न ये उठता है कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से निकालकर अनुच्छेद 300 में कानूनी अधिकार के रूप में क्यों रखा गया? इसका एक प्रमुख कारण ये था कि जब इंदिरा गांधी की सरकार बनी तो इंदिरा गांधी ने भू सुधार कानूनों को लागू किया। जब उन्होंने भू सुधार कानूनों को लागू किया तो उस समय जो बड़े बड़े भूस्वामी थे, पूंजी जमींदार लोग थे, उन्होंने इस अधिकार को, इस कानून को ये कहकर न्यायालय में चुनौती दी कि ये उनके संपत्ति के अधिकार का हनन करता है। तो उस समय न्यायालय ने जो फैसला दिया, उन्होंने ये कहा कि वास्तव में ये जो है भू कानून जो है वो व्यक्ति के संपत्ति के अधिकार का हनन करते हैं। तो इस स्थिति से बचने के लिए इंदिरा गांधी सरकार ने संविधान में 44वां संशोधन किया, क्योंकि इसमें क्या किया जाना था, सामाजिक कार्य के लिए भूमि का अधिग्रहण किया जाना था। इसमें निश्चय कर दिया गया था कि कितनी भूमि किस व्यक्ति के पास होनी चाहिए और उससे अधिक भूमि जो है वो सरकार द्वारा अधिग्रहित कर ली जानी थी। तो इसलिए इंदिरा गांधी की सरकार ने 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों में से निकालकर कानूनी अधिकार के रूप में स्थापित कर दिया।